हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक अलग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ओके, ये चैप्टर 5th है, ग्रेड 6 क्लास की, ऑब्वियसली हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो देखो, कुछ लोग किंग कैसे बन जाते हैं, ये किंगडम कैसे बनता है और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो तो हम एक शॉर्ट स्टोरी से शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को, सॉरी इस चैप्टर को। इलेक्शन डे, शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन एक बच्चा है, आप ही की क्लास का है, कह सकते हो। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि वो कहीं जा रहे हैं वोट देने के लिए। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पुलिंग बूथ। ठीक है, बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि हम पहले जाएं पुलिंग बूथ में वोट देने के लिए। वाई? शंकरन वॉन्टेड टू नो, ओके, बिकॉज ही वॉज एन क्यूरियस किड, राइट। तो उसे कारण जानना था। वाई वेर दे सो एक्साइटेड? सम वॉट इम्पेशेंटली उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, वी कैन चूज़ अवर ओन रूलर्स टुडे। आज हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन से लोग हैं जो राज करने वाले हैं, राइट। वी हैव द राइट टू चूज़ अवर रूलर्स। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। ठीक है, अब देखो, ये करना, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जो भी हम वोटिंग वगैरह करते हैं ना, ये कुछ अभी रिसेंट 50 सालों से हो रहा है, उसके पहले तो नहीं होता था ना। तो वो कैसे राजा बनते थे, राइट। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? सम ऑफ द राजाज वेयर रीड दैट वी रीड, हमने अब तक जो पढ़ा है वो चूजन होते थे कहाँ से? जन से। जन जानते होगे, अगर नहीं जानते तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लो। जन यानी पीपल, ओके, वी द पीपल, ओके, वी द पीपल। किस तरह के जन हो भाई? ठीक है, तो जन का मतलब लोग होते हैं, ऐसे लिखा भी हुआ है बगल में, तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं। पर 3000 साल पहले क्या होता था? ठीक है, क्या होता था? कुछ लोगों को राजा कह दिया जाता था, कुछ लोग जो थे वो प्रजा थे। राजाओं में ऐसी क्या खास बात थी जो वो प्रजा से अलग थे? भाई खास बात तो होगी ना, वो सेक्रीफाइसेस किया करते थे। ठीक है, सेक्रीफाइसेस का मतलब ये नहीं होता, मैं फिर से कहूँगा, कि बलि देना। ठीक है, अदरवाइज कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा, वो बोलेंगे भाई बलि देना तो कई हजारों सालों से चला रहा है। नहीं, सेक्रीफाइस का मतलब होता है यज्ञ करना, चाहे छोटे मोटे बलि देना या जो भी हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। पर हाँ, यज्ञ करना, हवन करना, आहुति देना, ठीक है, अनुष्ठान करना, इन्हें सेक्रीफाइस कहा जाता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो होता था, अगर आप थोड़े बहुत भी माइथोलॉजी की तरफ इंटरेस्टेड हो, आई डोंट बिलीव इन माइथोलॉजी, आई नो दैट दैट इज़ आवर हिस्ट्री। तो अगर आप उस पार्ट पे थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, आपने अगर कोई सीरियल, टीवी सीरियल वगैरह भी देखा है पुराने ज़माने के, जो रामायण महाभारत होती है ना, उसमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है, मैं इसलिए ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इतनी बड़े घोड़े लेकर आओ और उसकी बलि दे दो। नहीं, हॉर्स सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि उस हॉर्स की, उस घोड़े की अच्छे से आप पूजन कर रहे हो और उसे उसके बाद छोड़ दो घूमने के लिए। ठीक है, हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, राइट। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स को छोड़ दो घूमने के लिए, जो ऑब्वियसली उसके साथ कुछ सैनिक जाएंगे। ठीक है, अगर किसी हॉर्स को दूसरे राजा जो है, दूसरा किसी राज्य का राजा उसे रोकता है, ठीक है, उसे, हमारे जिन राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उनसे लड़ाई करना होगा, उनसे युद्ध करना होगा, अगर आप रोकते हो तो। और अगर आप नहीं रोकते हो और अगर आप घोड़े को पास करने दे देते हो, इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि जिन्होंने ये यज्ञ किया है वो हमसे बलवान हैं और हम उनके अधीन रहेंगे। वी विल बी इन्फीरियर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। हमने उन्हें राजाओं का राजा एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये मतलब होता था अश्वमेध यज्ञ का। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली इज अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ठीक है, तो जब वो हवन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जब उस राजा का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती राजा हो गया ना, उसके अंडर में कई राजा होंगे, तो उन सबको बुलाया जाता है कि भाई आप भी उस राज्याभिषेक का हिस्सा बनिए और पुरोहितों और पंडितों के साथ आप भी आइए। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रेट। अब राजा जो था वो सेंट्रल फिगर ऑब्वियसली होगा, उसकी एक स्पेशल सीट होती है जिसे हम थ्रोन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, सिंहासन। ठीक है, जिसमें चर्म, आइदर वो टाइगर की स्किन हो या ना हो, दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि हर थ्रोन में टाइगर की स्किन हो, बट यस उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, और उसके जो चैरियटर हैं, जो उनके रथ को चलाते हैं, वो उनके कंपेनियन जो होते हैं, क्योंकि भाई वो उनका कंपेनियन है ना, वो हर तरह की बैटल फील्ड में हो या किसी तरह के प्रॉब्लम में भी उनके साथ रहता है। ठीक है, तो वो उनकी खूब बड़ाई करता है, उस टाइम पे बैटल फील्ड में भी उनके साथ रहता है, उनके सारे चीज़ों को, उनका दुख में सुख में वो साथ रहा है, तो वो उनके सारे ग्लोरीज को कहता है, उनके सारे वीर गाथा को कहता है, उनकी सारी बहादुरियाँ को कहता है। ठीक है, ठीक है, उनके परिवार को भी सीधी सी बात है कि उनको भी कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, बट माइनर रिचुअल्स करने होते हैं। अब आप सत्यनारायण की पूजा करवाते हो अगर घर में, या किसी कोई भी कथा पाठ करवाते हो आप अगर अपने घर में, तो जो पूजा में बैठते हैं उनको मेन रिचुअल करना होता है पंडित जी के साथ। जो बाकी लोग होते हैं उनको थोड़े बहुत रिचुअल्स करने होते हैं, राइट, कि हाँ ये कथा कंप्लीट होगा तो आप इसमें फूल चढ़ाइएगा, इस तरह के छोटे छोटे। ठीक है, ओके,
ठीक है, अब बाकी राजा जो आते थे वो सिर्फ दर्शक बन के देखते थे, क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि बिकॉज दे आर वीक। तो हाँ, तो जो दूसरे राजा थे वो सिंपल, अब आप वीक हो तो आप क्या बोल सकते हो, राइट। तो प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। अब राजा के ऊपर पंडित जो होते थे वो स्प्रिंकल करते थे पवित्र पानी। जो पवित्र पानी क्या होता है, सेक्रेड वाटर भाई। ये अब देखो, ये तो लिख देते हैं सेक्रेड वाटर। व्हाट इज सेक्रेड वाटर? द वाटर दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्योर, राइट। गंगा जल, इस तरह के जलों का छिड़काव करते थे पवित्र करने के लिए, राइट। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो विश कहलाते थे या वैश्य कहलाते थे। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे कंप्लीट कर लिया है, राइट, कि ऑर्डिनरी पीपल का नाम क्या था। अब कुछ लोग जो शूद्र कहलाते थे, बहुत ही छोटे कहलाते थे, उनको रिचुअल से अलग रखा जाता था। ये चीज़ जो है वो ऑब्वियसली सही नहीं है, पर उस टाइम पे हुआ था, होता था। वर्ण की अगर आप बात करो ना, वर्ण काफ़ी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हम हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। तो हमारे वेदों में कई सारे वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए, ठीक है। तो आप इन चारों को अगर आप देखो तो ये अपने कर्म के हिसाब से बनते हैं वर्ण, ठीक है। जो पूजा पाठ करते हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, जो वेदों की शिक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। जो क्षत्रिय हैं उनका काम बैटल फील्ड में साथ देना होता है राजा का, या फिर लड़ना ही उनका काम होता है, राइट। और लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, लोगों को प्रताड़ित करना नहीं होता, ठीक है। उनको मारना पीटना नहीं होता, उनकी रक्षा करना होता है क्षत्रिय का काम। थर्ड, वेयर द विश और द वैश्यस। वैश्यस का काम बेसिकली बिजनेस करना होता है, ठीक है। इकोनॉमी को चलाना होता है वैश्यस का काम, राइट। एंड द लास्ट वन इज शूद्रस, जिनका काम होता है दूसरों के, बाकी तीन जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना इनका काम होता है, राइट। लोग इसे गलत समझते हैं, लोगों को लगता है कि जन्म से वर्ण होते हैं, कर्म से वर्ण होता है, जन्म से वर्ण नहीं होता। टू बी वेरी क्लियर, राइट, ओके। इसमें कुछ वेदों का उल्लेख है जो कि आप ऑब्वियसली जानते हो, 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड द ओल्डेस्ट वन इज ऋग्वेदस, ठीक है। उसमें कई सारे उल्लेख हैं वर्णों के, कई सारे लोगों की कैटेगरीज बताई गई हैं कि कुछ जो होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, राइट। तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वी विल नॉट डिग इन टू दैट, ओके, उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये शूद्रस के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देखो, एक मिसकंसेप्शन है जो उस टाइम पे चले आ रहा था कि जन्म से डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इसकी वजह से ही सारी जाति पाति और जो भी आप देखते हो ना आजकल वो सब चले आ रहा है, ये गलत था, ठीक है। वर्ण को कर्म से डिसाइड किया जाता है, ना कि जन्म से, ठीक है। फिर कई जगह अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया, जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति, ठीक है। तो अनटचेबल का कंसेप्ट आ गया कि नहीं इन्हें, इनका तो छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना, ये वो, तो वो भी चला सोसाइटी में, कई साल तक चला, ओके। बट कई ऐसे लोग आए, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग आए, कई पढ़े लिखे लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई अनटचेबिलिटी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बैड थिंग, ओके। सॉरी टू से, अनटचेबिलिटी इज़ नॉट लीगल, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, ओके। यस, गलत है वो, इस तरह की बातें बहुत आई बाद में, और हम इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, भाई राजा है तो राज तो करेगा ना, किस पे राज करेगा, तो उसे कहते हैं जनपद। अंग्रेजी में देखो, इंग्लिश में देखो, बिकॉज यू आर सो कॉल्ड इंग्लिश स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू विल सी दिस देन जनपदस कहते हैं, बट इन हिंदी वी कॉल इट जनपदस, जनपद, ठीक है। तो राजा जो परफॉर्म करते थे बड़े बड़े यज्ञ हवन को, उनको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा एज राजा ऑफ जनपद रादर देन जनस। वो जन के राजा नहीं है, वो जनपद के राजा हैं, वो राजा नहीं है, वो अब सम्राट हैं, ठीक है। जनपद का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ जन ने अपने पैर रखे हैं या फिर वो सेटल डाउन हो गए हैं, ओके। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कई सारे सेटलमेंट्स को एक्सकेवेट किया था तब उन्होंने देखा था, मतलब उन्हें उल्लेख मिलता है कई जगहों पर, उन्होंने देखा था कि हाँ कोई ऐसे तो लोग थे, कुछ पीपल थे जो जनपदों पर राज करते थे, दे वेर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट राजाज वी कैन से। तो कई सारे पुराने सेटलमेंट्स को एक्सकेवेट किया, जैसे पुराना किला दिल्ली में, ठीक है, पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, हस्तिनापुर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा महाभारत काल से, ठीक है। एंड अतरंजी खेरा जो कि इटाह में है, ठीक है, ठीक है, इटाह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। उन्होंने ये सब पता किया कि लोग उस टाइम पे हट में रहते थे, कैटल्स रखा करते थे, दूसरे जानवर भी, कई सारे क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम, मस्टर्ड, ये सब वो प्रोड्यूस किया करते थे। अब लेफ्ट साइड में आप क्या देख रहे हो, एक ग्रेवियर है, ठीक है। ग्रेवियर अपने आप में एक बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ था जो उस टाइम पे मिलता था। ग्रेवियर से कई सारी चीज़ें बनती थी, राइट, वेसल्स बेसिकली, दे आर वेरी फाइन टू टच स्मूथ सर्फेस, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आता है या तुम्हारे कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं या वो लोग आते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल बर्तनों में फूड सर्व करते हो, राइट।
खुद आप स्टील के गिलास में पानी पीते हो, पर जब कोई गेस्ट आता है तो आप उसके लिए कांच की गिलास ले जाते हो। दैट इज़ ट्रूथ, मैं भी करता हूँ, हमारे घर में भी होता है, दैट इज़ ट्रूथ। वो भी ग्रेवेयर की बनी बर्तनों को स्पेशल ओकेजन्स में यूज़ करते थे, राइट। ओके, सी आप चीज़ों से जितना रिलेट होते जाओगे चीज़ें उतनी आसान लगती जाएंगी आपको। ओके, सो एंजॉय लर्निंग हिस्ट्री एंड ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग टू योर डे टू डे लाइफ एंड यूल सी दैट यस हिस्ट्री विल बी लाइक अ बटर। ओके, तो वो अर्थन पॉट मिट्टी के पॉट्स भी बनाते थे, कुछ तो उनमें ग्रे कलर के होते थे, ज़्यादातर रेड होते थे। कलर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। पेंटेड ग्रेवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेवेयर मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, पेंटेड ग्रेवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया कि वो मटेरियल इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा जो हमने अब तक पढ़ा था ना ग्रेवेयर के बारे में एंड ऑल, आपने अर्तन पॉट्स के बारे में पढ़ा। ओके, सो आफ्टर दिस थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज महाजनपदस क्या है फिर। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो हैं वो बाकी जनपद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और उन्हें महाजनपदस कहा जाने लगा। आप मैप को रिफ़र कर सकते हैं। कुछ जनपदस जो हैं उनकी कैपिटल सिटी होती थी, उनको फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब किला बनाया जाता था, उनके चारों तरफ ह्यूज वॉल्स बनाए जाते थे, राइट। ह्यूज वॉल्स बनाए जाते थे ब्रिक्स के, स्टोन्स के, वुड के। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दुश्मनों से बच सकें, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, राइट। तो यहाँ आप देखोगे इंपॉर्टेंट जनपदस दी गई है, अंग, मगध, कई सारे नाम तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, कई सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी आपने ये सब नाम सुना होगा, ठीक है। राजगृह, कौशंबी। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पांचाल, कौशल, अवंती, गांधार, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट जनपदस में आते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनपदस आप आगे आपको जानने को मिलेगा, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट जनपदस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल दिस इज़ मगध। हमारी हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, राइट। हमारी जो हिस्ट्री है ना उसकी शुरुआत यहीं मगध से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, हो सकता है वो अटैक्स, दूसरे किंग्स के अटैक्स से बचने के लिए उसे फोर्टिफाइड किया जाता हो, किला बनाया जाता हो या घेराव किया जाता हो, ठीक है। अपने आप को रिच और पावरफुल दिखाने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई पॉइंट पूछे कि भाई फोर्टिफाइड होने का कारण क्या है, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ दोज जनपदस और महाजनपदस, to since they were one thing maybe they might be afraid of attacks from other kings, another one is to show how rich and powerful they were. Okay, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily. So this is the third point, right। ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है अटैक से बचने के लिए। तो आप चाहो तो इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो कॉपी में, या इस तरह से आप समझ के याद कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली भाई कोई इंसान अगर इतना बना रहा है ना तो उसको कई सारे प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लैक्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, राइट। ओके, सो दीज आर सब ऑब्वियसली द थिंग्स दैट आर नॉट टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। वो तो कर होता ही है, ज़रूरी ही है ना। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप नीचे की तरफ एक पिक दिख रहे हो, राइट, यस, मॉडर्न भाषा में अगर कहें तो पिक दिख रहे हो, राइट। तो ये कौशंबी में एक फोर्टिफिकेशन वॉल है। तो वॉल का जो बचा खुचा रिमेन्स है ना वो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। करीबन 2500 साल पहले बना हुआ वॉल अगर अब तक दिख भी रहा है, उसके रिमेन्स दिख भी रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली दमदार होगा। आजकल के ज़माने में जो कॉन्ट्रैक्टर्स या हम जो लोग जिस तरह के काम करते हैं वैसा काम ऑब्वियसली वो नहीं है, राइट। तो अब भाई राज्य बड़ा हो गया, महाजनपद के राजा बन गए, सम्राट बन गए, तो आपको परमानेंट आर्मी चाहिए ना, आर्मी मेंटेन करना होगा आपको, राइट। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज देनी होंगी, वरना क्यों रहेगा कोई, ठीक है। कुछ पेमेंट्स को पंच मार्क्ड कॉइन्स से दिया जाता था। पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब कॉइन्स में मार्किंग रहेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे वो सब। नाउ टैक्सेस। अब मैंने जैसे कहा कि लोग ह्यूज फोर्ट बना रहे हैं, राजा लोग बिग आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, तो पैसे चाहिए ना। राजा तो कहीं पे नौकरी नहीं करता, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पैसे आते हैं लोगों के टैक्स से। तो कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जिनका काम टैक्स कलेक्ट करना होता है, राइट। रेगुलर टैक्सेस, सिर्फ राजा को तोहफे दे रहे हैं उससे वो कितना ही पैसा वो इकट्ठा कर लेगा, राइट। तो रेगुलर टैक्स का सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ पर। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, आप लोगों को ये रिमेंबर करके रखना है कि किस टैक्स की कितनी शेयर है। जैसे
क्रॉप्स में जो टैक्स लिए जाते थे, ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे तो क्रॉप्स में टैक्स लिए जाते थे, और वो 1/6 ऑफ व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं वो 60 क्विंटल्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी टैक्स बनेगी 1/6, यानी कि ये कितना हो गया 1/6 और 60 का 10 हो गया, राइट। यानी कि 10 क्विंटल आपको गवर्नमेंट को देना होगा, राइट। अगर 60 क्विंटल आप प्रोड्यूस करते हो, 10 क्विंटल आप गवर्नमेंट को दोगे, 1/6 उसे देना ही है। ये सिस्टम हुआ करता था, राइट। अब आते हैं हम दूसरे तरह के टैक्स में। क्राफ्ट पर्सनस तो थोड़ी बचेंगे, क्राफ्ट पर्सनस को भी टैक्स देना होगा, ठीक है। अगर आप क्राफ्ट पर्सन हो और आप पैसे से टैक्स नहीं दे सकते, तो आप भाई महीने में एक बार किंग के लिए काम कर लो, राइट। यू हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। ये आपके तरफ से एक टैक्स हो जाएगा किंग को, राइट। यहाँ तक कि चरवाहे जो होते हैं, जो गाय भैंस चराते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। या तो अपने जानवरों का कुछ पार्ट दे दो। जानवरों का कुछ पार्ट का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास 100 गाय हैं, तो मैं एक गाय राजा को गिफ्ट दे दिया, या गाय से बनने वाले जो दूध होते हैं, दही होते हैं, मक्खन होती है, घी होती है, वो मैं राजा दरबार में या राजा को देता हूँ रेगुलरली, ठीक है। वो एक टैक्स हो गया। देयर वे ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। मैं अगर कोई चीज़ लाकर बेचता हूँ ना, तो उसमें भी मुझे टैक्स देना होगा, जस्ट लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस। हंटर एंड गैदरर्स को भी फॉरेस्ट के कुछ चीज़ों को लाकर राजा को देना होता था एज अ टैक्स। जैसे मैं कोई शिकारी हूँ, मैं अपने शिकार का कुछ हिस्सा राजा को दे सकता हूँ, या मैं जंगल से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है वो मैं राजा के लिए ला सकता हूँ, कई सारे फल ला सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से सब हर सेक्शन के लोग, हर टाइप के, अपने ऑक्यूपेशन वाइज वो राजा को कुछ ना कुछ एज अ टैक्स दिया करते थे। ये था उस टाइम का टैक्स सिस्टम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अब हंटर गैदरर क्या ही ला सकते हैं भाई, ये तो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, राइट। यस। तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर क्या हुआ? 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में इस टाइम पे। क्या हुआ? पहला, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर्स। आयरन प्लाउशेयर्स क्या होते हैं? यानी आप हल देखे हो ना, लकड़ी के हल के बजाय अब लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। यानी भारी और काफ़ी चिपचिपी मिट्टी जो होती है ना, उसको भी हम आसानी से जोत सकते हैं, यानी टर्न कर सकते हैं, ताकि बेटर खेती हो सके। दूसरा, ये पहला चेंजेस आया। दूसरा, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दूसरा सिस्टम ये हुआ ट्रांसप्लांटेशन का। आप चाहो तो यहाँ से मार्क कर सकते हो, ठीक है, अपने बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो साइमल्टेनियसली जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया। आप बोलोगे सर अब ट्रांसप्लांटिंग क्या चीज़ होती है? ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ये होता है कि जैसा मान लेते हैं यहाँ पर हमारा फील्ड है, हमारा खेत है, मैंने यहाँ पे कुछ पैडीज़ उगाई हैं। अब वो पैडी के पौधे जो हैं वो बड़े हो गए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, तब मैं ले जाकर उन्हें अपने बड़े से खेत में लगाऊंगा। बड़े से खेत में लगाऊंगा जब वो थोड़े मैच्योर, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे इनका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसे ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। जब डायरेक्ट नहीं लगा कि एक जगह पर लगाओ, थोड़े बड़े हो जाए तो दूसरे जगह ले जाओ, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग, राइट। द सेम थिंग इज गिवन हियर, यू कैन रीड इट, ओके। इससे क्या होगा? प्लांट्स का सर्वाइव करने का चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। पर बड़ा ही हार्ड वर्किंग, बैक ब्रेकिंग, कमर तोड़ने वाली काम होती थी, ठीक है। तो किससे करवाया जाएगा? स्लेव मैन और वोमेन से करवाया जाता था, दास और दासीस से, ठीक है। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसको कमक्करज कहा जाता है, उनसे करवाया जाता था, जिसको पीजेंट्स भी बोलते हैं, जिन बेचारों के पास ज़मीन तो नहीं है पर उनको खेती का काम ही आता है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, तो वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी वो सारे काम करते थे, और स्लेव मैन और वुमेन किया करते थे, क्योंकि हार्ड काम है, ठीक है, मेहनत का काम है, तो वो लोग किया करते थे, राइट। नाउ अगर हम मगध में एक नज़र डालें, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे देश की जो हिस्ट्री है, मेन हिस्ट्री, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि आप आगे बढ़ते जाओगे तो समझते जाओगे। मगध क्यों इतना इम्पॉर्टेंट महाजनपद है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, काइंडली पे अटेंशन टू द पॉइंट्स, ठीक है। देखो, मेजर रिवर्स जो होती हैं इंडिया की, जैसे गंगा, सोन, और भी बहुत बड़ी बड़ी रिवर जैसे यमुना, ये सारी नदियाँ जो हैं वो मगध के पास से गुजरती हैं। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो, पानी की समस्या दूर,
लैंड फर्टाइल होंगे ही होंगे, राइट। मगध में कई सारे जंगल भी थे, यानी एलिफेंट्स वहाँ से मिल जाते थे आसानी से, ट्रेनिंग दिया जाता था उनको आर्मी के लिए। अब जंगलों से बिल्डिंग कर मतलब हाउस बनाने के लिए उनको वुड मिल जाती है, कार्ट्स और चैरियट्स बनाने के लिए, यानी रथ वगैरह बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए उनको वुड मिल जाती है। अब आयरन ओर की माइंस है वहाँ पर, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वीपन्स बन जाती है, तलवारें, भाला, जो भी टूल्स होती हैं वो सारे वीपन्स होती हैं वो सारी बन जाती हैं। ओके, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद होगा, और इसके दो पावरफुल रूलर्स थे, एक बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसारा बोल सकते हो, अजात शत्रु, ठीक है, वैसे ये अजात शत्रु है, नॉट एग्जैक्टली अजात शत्रु, ठीक है। तो ये दोनों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो दूसरे जनपदस को कंट्रोल या कॉन्कर करना, उन पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। महापद्मनंद ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। जब आप सीरियल वाइज अच्छे से इसको पढ़ोगे ना तो आप अपने आप समझते जाओगे। तो महापद्मनंद ये भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। राजगृह, जो आज के ज़माने में राजगीर कहते हैं, वो कई सालों तक मगध का कैपिटल रहा है। ऑब्वियसली मगध मेजर पार्ट बिहार में है। उसके बाद पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है वो उसका कैपिटल रहा था, ठीक है, ठीक है। आप लोगों सब लोगों ने सिकंदर के बारे में सुना है, जिसका ऑब्वियसली इंग्लिश नाम जो है वो है अलेक्जेंडर, उसको हिंदी में हम सिकंदर कहते हैं, ठीक है। तो 2300 साल पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया, जो कि यूरोप में है बेसिकली, वहाँ से आया था। उसका बचपन से ही बड़ा इच्छा था कि मैं पूरी दुनिया में कब्जा करूँगा, ठीक है। तो वो ब्यास नदी के तट पर आ गया, ब्यास नदी के किनारे आके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने सारे, जैसे इजिप्ट हो गए, वेस्ट एशिया हो गया, इन सारे पार्ट्स को उसने जीत रखा था, ठीक है। तो उसने जब ब्यास नदी के बगल में आया तो वो आगे बढ़ना चाहता था, पर उसके सैनिकों ने रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहकर कि भाई आगे मत जाओ, आगे हमने सुना है कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें कि कई सारे फुट सोल्जर्स तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट बड़े बड़े रथ हैं और घोड़े, हाथी सब हैं। हाथी उस टाइम पे आर्मी में होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो कहते थे उनके पास हाथी भी है, हम नहीं लड़ सकते, हम आगे नहीं जाएंगे, आपको जाना हो तो जाइए भाई, आप बनिए विश्व विजेता, हमको नहीं बनना। ये पावर था मगध का उस टाइम पर, समझ रहे हो? यस, आर यू गेटिंग? तो मगध एक पावरफुल किंगडम तो बन गया। वज्जी, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली है, बिहार, अगेन बिहार में, ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था। क्या इसको हम संघ कहते हैं, गण कहते हैं, या रिपब्लिक कहते हैं? इसका मतलब ये होता है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है, एक रूलर नहीं होता संघ में या गण में, कई सारे रूलर्स होते हैं। आप ये कह सकते हो कि कई बार तो 1000 रूलर्स भी होते हैं, ठीक है, और हर एक को राजा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वो असेंबलीज़ में मिला करते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन एंड डिबेट्स वगैरह होती थी, किसी एक की तानाशाही नहीं चलती थी, किसी एक की मर्जी से काम नहीं होगा, सब डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली एक कम कह सकते हैं डिसीजन पे आकर पहुंचते थे, राइट। जैसे कहीं अटैक हो गया कोई एनिमी का तो भी वो डिस्कस करेंगे और उसका सामना करते थे, राइट। एक चीज़ मार्क करने वाली है कि वुमेन, दास और कामाकरस, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे इसमें, ठीक है। बुद्ध और महावीर, जो दो काफ़ी महान, जो स्पिरिचुअल रास्ता दिखाने वाले लोग थे, वो तो भगवान हो गए हैं, सही बात है, हम उन्हें लोग तो नहीं कह सकते, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो बुद्ध और महावीर जी जो थे वो गण और संघ के राज्य को ही बिलोंग करते थे, राइट, ठीक है। आप बुद्धिस्ट बुक्स पढ़ोगे तो उसमें संघ के बारे में आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी, ठीक है। अभी देखो ये लास्ट जो हो रही है ना इस चैप्टर की, उसमें एक छोटा सा अकाउंट दिया गया है कि अजात शत्रु ने वज्जियों के ऊपर जब अटैक किया तो क्या हुआ। अजात शत्रु एक बहुत ही एग्रेसिव राजा था, उसने वज्जियों पर अटैक किया था, ठीक है। तो उसने अपना एक मंत्री जिसका नाम था वसक्र, इसे बुद्ध के पास भेजा था इस मैटर में एडवाइस लेने के लिए। बुद्ध ने उनको कहा था कि वज्जी जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं असेंबलीज़ में, ठीक है। उन्होंने कहा था क्योंकि वज्जीज़ हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, वो हमेशा डिसीजन शेयर करके लेते हैं, तो काफ़ी
सच उनके तरफ है, या कह सकते हैं हम पॉजिटिविटी उनके तरफ है, एंड दे आर, इट्स गारंटीड दैट दे विल प्रॉस्पर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनका बढ़ना कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, पब्लिक असेंबलीज लगाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करते हैं। अजात शत्रु तो खुद अपने पिता की हत्या करके बैठा हुआ था ना, अपने राज्य में, अपना राज्य जो स्थापित किया था उसने। व्हेन ही फॉर्म्ड और व्हेन ही कंकर्ड द किंगडम, व्हेन ही गॉट द थ्रोन, ही obviously before that he killed his father, right? He killed his father and after that he conquered the throne, right? So these were some points which were very much different than the other, we can say monarchical rulers, okay? इसलिए बुद्धा ने कहा था कि वज्जियों का बढ़ना कोई रोक नहीं सकता, वो औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक है। चैत्यर्स वेर मेंटेन, श्राइन्स यानी कि पवित्र जगहों को मेंटेन करके रखते हैं, साधु संतों की भी सेवा करते हैं, ठीक है। नाउ सॉरी, तो राजा चाहते थे कि हम संघ को कंट्रोल करें, क्योंकि संघ एक ऐसा चीज़ है जो कि राजा लोगों के सिस्टम से अलग है ना। राजा में सिर्फ वो एक इंसान राज कर रहा है, संघ में 1000 लोग कम राज कर ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे फेल्ट दैट हमारा सिस्टम से क्यों नहीं चलते, कि हमारा सिस्टम और इनका सिस्टम तो काफ़ी अपोजिट है, क्यों ना इनको अपने अंडर कर लें। तो ये साइकोलॉजिकल फीलिंग जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में होती है जब वो किसी और को बढ़ते हुए देखते हैं। तो इसलिए राजाओं को रात में नींद नहीं आती थी, वो चाहते थे कि हम संघों पे कंट्रोल करें। और इसके बारे में हम ऑब्वियसली आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से राजाओं ने संघों पे कंट्रोल किया, गुप्ता रूलर्स ने किया था। और ये गुप्ता किंगडम, गुप्ता एम्पायर जो भी है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वी विल नॉट मर्ज एवरीथिंग सो दैट इट विल बिकम अ खिचड़ी टाइप समथिंग, ओके? तो वो नहीं करना है हमें, राइट? ओके, so we'll solve this question and answers in our next class. Till then, if you have any doubt, you can ask me in the comment box or through my proper channels, okay, which I have already explained in my given the link of those channels in my description box in the previous videos, और इस videos भी में भी मैं वो चीज़ दे दूँगा, ठीक है? So it was really fun teaching you all, so I hope you like that. Till then, be happy, keep studying, keep learning. Bye bye, have a nice day everyone.